अब पहले आप देखिए अ लॉन्ग लिरिकल स्पीच। नॉर्मली लिरिकल क्या है कि इसमें ब्लैंक वर्ड्स का यूज ज्यादातर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में किया हुआ है। ज्यादातर मतलब सब में नहीं। इट इज नॉट द ड्रामेटिक मीन्स ब्लैंक वर्ड्स इज नॉट द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ऐसा नहीं कि वो मीटर इसका प्रॉपर मीटर वही है। मैनी पीपल दे हैव प्रेफर्ड क्योंकि वो इट इज टू इमिटेट द नेचुरल स्पीच। और नेचुरल स्पीच का सबसे बढ़िया मीटर ही ब्लैंक वर्स होता है जो लिरिकल भी है और नेचुरल स्पीच को इमिटेट भी कर रहा है। अ लॉन्ग लिरिकल स्पीच बाय एन इमेजनरी स्पीकर। डिस्क्लेमर है नॉट द पोएट हिमसेल्फ। ये डिस्क्लेमर है विच इज एड्रेस्ड टू सम इम्प्लाइड लिसनर। इसका डिस्क्लेमर क्या है? नॉट द रीडर। अ लॉन्ग लिरिकल स्पीच by an imaginary speaker, not the character. Speaker and not the character, not the poet, which is addressed to some implied listener. Implied listener is not also the reader himself. Audience should be implied. Implied से भी आ रहा है क्या है? The presence is suggested by some indications or the gestures on the part of the स्पीकर। पता भी कैसे चलता है हमें? ड्यूरिंग द स्पीच द स्पीकर थ्रोज सम इंडिकेशंस, ही मेक्स सम जेस्चर्स, he makes some indications which clearly manifest, which clearly suggest that someone is also there or some people are also there. ये भी लिसनर भी ऐसा नहीं कि इट मे बी लिसनर और लिसनर्स हो सकता है एक दो लोग हो। ज्यादातर एक एक ही होता है। ये कंडीशन नहीं है कि लिसनर एक से ज्यादा नहीं होगा, एक दो भी हो सकते हैं। सो उसकी लिसनर की प्रेजेंस लिसनर से पता नहीं चलता, वो तो साइलेंट है। वो उसकी प्रेजेंस कहां से पता चलती है? इम्प्लाइड प्रेजेंस। द प्रेजेंस इज सजेस्टेड बाय सम इंडिकेशंस और द जेस्चर्स ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर। एक ये चीज हुई। अब आती हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात तो इसमें आधी कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें आ गई आपकी। क्या क्या क्वालिटीज? के इमेजनरी स्पीकर होना चाहिए, कैरेक्टर नहीं है। एड्रेस्ड टू सम इम्प्लाइड लिसनर, और वो किसी ड्रामा का पार्ट नहीं। इट इज सिंपली ए लिरिकल पोम। दूसरी चीज, नोट द नरेशन ऑफ सम एक्शन और सीन। कोई किसी एक्शन का कोई स्टोरी इसमें है ही नहीं। ये सिर्फ क्या है कि अपने पर्सनल इमोशंस हैं, उन इमोशंस के बेस पर उन एक्सपीरियंसेस के बेस पर वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। दैट्स इट। जैसा लिरिक होती है, लिरिक क्या होती है? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस ऑफ द पोएट। ठीक। अब पोएट पोएट है या फिर जो भी स्पीकर है, यहां पर हमने कह दिया है कि द द स्पीकर इज नॉट नेसेसरीली द पोएट, द ऑडियंस इज नॉट नेसेसरीली रीडर। दोनों चीजें, दोनों इमेजनरी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? इट इज स्पोकन एब्रप्टली। एक एब्रप्टनेस, यहां पे एक एलिमेंट होता है एब्रप्टनेस का। एब्रप्टली, इट इज स्पोकन एब्रप्टली इन सम स्पेसिफिक सिचुएशन और सम क्रिटिकल मोमेंट। जैसे लास्ट राइट टुगेदर है, तो लास्ट राइट टुगेदर उसको लग रहा है वो क्रिटिकल मोमेंट क्या है? दैट ही इज गोइंग टू पार्ट फ्रॉम हिज beloved, and then he feels that this is the very last time, so why he should not make the best use of this moment if at all she is ready to listen to him. तो वो एक क्रिटिकल मोमेंट है। ऐसे पोरफारियाज लवर में एक क्रिटिकल मोमेंट पे वो बात बता रहा है कि जब वो आई तो मैंने सोचा कि अब ये आ गई है तो फिर क्यों जाए, since she has come for the last time, so I should make this last time the last, her last, so that she remains with me forever. तो वो एक क्रिटिकल मोमेंट। ऐसे ही माई लास्ट डचेज, वो बंदा आया है, अब फिर यहाँ पे वो एक ट्रिगर का काम करा उसने कि ये जो देख रहे हो ना ये फोटो, बस वहीं से शुरुआत हो गई। तो फोटो जो देख रहे हो, और इससे फिर क्या है, और इन सब में क्या है कि इन इस रिटेलिंग में, इस स्पीकिंग में आपने इन कैरेक्टर्स के जो सेलिएंट पर्सनैलिटी का पार्ट है, सेलिएंट जो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी देख लिया है। पोरफारियस लवर में देखा, एक साइकोपैथ है वो जो लवर है, साइकोपैथ है, सोशियोपैथ है, समझ लिए सोशियोपैथ आप उसको कहोगे। दूसरा, लास्ट राइट टुगेदर में बड़ा ही क्या कहते हैं दिलचस्प बंदा है, और वो बड़ा ही बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आदमी है। इसमें जो डचेस वाला जो है, इसमें देखते हैं कि बहुत ही वेन ग्लोरियस पर्सन है, हु इज वेरी प्राउड ऑफ हिज मीन्स लेगेसी, हिज नेम, हिज टाइटल,
or he wants to make the person who is listening feel that he is not an ordinary person and why he killed his previous wife. So it should be revealed to the next wife who is coming to his house that she has to be prepared. Otherwise, the next portrait will be hers. तो वो एक अजीब सा प्राउड वेन ग्लोरियस पर्सन. ऐसे अब यूलिसीज में आप पढ़ोगे तो वो कैरेक्टर कौन है, वो जो ओडेसिस है, यूलिसीज अपने आप में कैरेक्टर जो है वो. अब वो किसके बारे में, एक क्रिटिकल मोमेंट है. क्रिटिकल मोमेंट क्या है कि ही हैज टू स्टार्ट हिज नॉर्मल लाइफ वंस अगेन ही हैज रिटर्न फ्रॉम द ट्रोजन वॉर. Whether he should continue with this mundane life or he should further explore, because his whole life has been spent in exploring the world. Throughout the world, he has met many people, he has come across difficult situations, many diverse situations, diverse people he has come across. He has gained means a world of experience, diverse experience. So leaving all these things, exploring instinct, should he start his mundane life? वही राजपाट, वही घर के लोग, वही जो क्या कहते हैं उसकी प्रजा, उसी तरह का वही लोग, उनके जस्टिस करना, पैसे देना, उनके ये क्या करना वो करना. तो वो कह रहा है कि यहाँ पे मेरी जो कैपेबिलिटीज हैं वो शायद लिमिट हो सकती हैं. तो वो उस क्रिटिकल मोमेंट पे वो बात कर रहा है. तो इन सब जो आपने जितने भी हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, इनमें कॉमन चीज आपको दिखेगी, जो प्रॉपर एग्जाम्पल्स हैं ये. दूसरा फिर क्या है, जो मेन प्रिंसिपल क्या है, द मेन प्रिंसिपल कंट्रोलिंग द पोएट्स चॉइस. क्यों आखिरकार उसने, जो पोएट ने ये कैरेक्टर चुना होगा वो क्या होगा, वो क्या है, इज टू रिवील द स्पीकर्स ट्रीटमेंट एंड कैरेक्टर और एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी, ट्रीटमेंट एंड कैरेक्टर विच इंटरेस्ट द ऑडियंस. ऐसा लगता है कि ऑडियंस, जो भी ऑडियंस है, चाहे वो रीडर हो यहाँ वाले या फिर जो ऑडियंस उसमें इमेजिनरी ऑडियंस है, the audience is desirous of listening to such experience, such emotion, such expression. तो मेन फोकस क्या है, वो कैरेक्टर बिल्डिंग वाली बात, कैरेक्टर रिविलेशन, नॉट बिल्डिंग, कैरेक्टर रिविलिंग, कैरेक्टर एक्सपोजिशन. थ्रू द स्पीच द कैरेक्टर इज रिवील्ड, द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर इज रिवील्ड. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम कैरेक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीकर. Soliloquy, first thing, soliloquy is a part of the drama. दूसरा, soliloquy is spoken by the character, not the speaker. Character who is a part of the drama. तीसरी चीज, the character feels that nobody is listening to him. He is undergoing some kind of trouble, some kind of puzzle, conflict, interior conflict. ऐसा लग रहा है उसको कि अजीब सा उसके अंदर चल रहा है, कुछ द्वंद्व सा चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट सा चल रहा है. एंड अनलेस ही रिवील्स इट और ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, ही थिंक्स अबाउट इट, ही एक्सप्रेसेस इन सम और अदर वे, सो ही वोंट फील एट ईज. सो उस कॉन्फ्लिक्ट को, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इंटीरियर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नहीं है. वो जो चीज आई वो इट हैपेंस टू बी, वो ऐसा नहीं कि ही मेंट इट टू रिवील. सोलिलोक्वी में क्या है कि द कैरेक्टर wants to reveal the agony or the conflict of his innermost part, जो उसका अनकॉन्शियसनेस है, या फिर जो सबकॉन्शियसनेस में जो कुछ ऐसे बातें हैं जो कि किसी को नहीं बताना चाह रहा वो. There are certain things which we don't want to reveal to anybody, not the parents, not the siblings, not the means best friends or anybody. वो एक डार्क साइड आपकी ऐसी होती है जो आप कभी किसी से बताना नहीं चाहते. कई बार वो बहुत परेशान करती है, तो आप अपने से आप बातें करके थोड़ा सा सुकून सा फील करते हो, ये लगता है कि आपने किसी को बता दिया. तो वो ही चीजों का रिविलेशन वो सोलिलोक्वीज में होता है. द कैरेक्टर मस्ट बी अंडरगोइंग सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ही हैज नॉट बीन एट ईज, ही इज obsessed, ही इज हॉन्टेड बाय सर्टेन थिंग ओवर एंड ओवर. ऑब्सेशन है उसको किसी चीज का, और वो जब तक एक्सप्रेस नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा उसको. ही स्टार्ट्स एक्सप्रेसिंग दोज फीलिंग्स, दोज थिंग्स, दोज दैट कॉन्फ्लिक्ट, अनशेयरेबल कॉन्फ्लिक्ट, जो किसी को नहीं कह सकता. वो उसकी डार्क पर्सनैलिटी का एक रिविलेशन है. तो वो उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, फीलिंग इट दैट नोबडी इज लिसनिंग टू हिम.
ये मानते हुए, अज्यूम करते हुए कि कोई उसको सुन नहीं रहा है। यहाँ पे आप देखिए कंट्रास्टिंग एलिमेंट, यहाँ पे उसको पता है, उस ही मीन्स इट टू टेल somebody although he does not encourage the responses but he keeps on telling। फिर आती है बात इसकी ड्रामेटिक लिरिक्स से। ड्रामेटिक लिरिक जैसा पहले बताया कि इट इज अ लिरिकल पोम। लिरिकल पोम कैन बी ऑफ द पोएट ओन फीलिंग्स, ओन इमोशंस एक्सप्रेस्ड एंड एड्रेस्ड टू समवन डियर टू हिम, नियर टू हिम। एज फार एज इट्स रिलेशन विद ड्रामेटिक मोनोलॉग इज, वो आपको बताया कि एक तो इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ द लिसनर एंड देन सिंगल स्पीच। ये एलिमेंट, दो एलिमेंट हैं जो कि उस टिंटन एबे को आपका बताते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। अदरवाइज वो क्या है, ड्रामेटिक लिरिक है। लिरिक है क्योंकि वो इट इज द इमोशन, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फीलिंग्स, वेरियस फीलिंग्स, डाइवर्स फीलिंग्स, स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स। एंड ड्रामेटिक क्यों है कि वहां पर भी एक प्रेजेंस, somebody is present, वहां पर भी वो फीलिंग्स जो है वो एड्रेस्ड है। लिरिकल जो लिरिक होता है, लिरिक इज नॉट एड्रेस्ड टू somebody, इट इज डायरेक्टली एड्रेस्ड टू द रीडर। लिरिक जो होता है ना, वो लिरिक commonly it is a short poem primarily sung in the accompaniment of some musical instrument, though it is not there, however it means to be, and then it has the spontaneous feelings of the poet, subjective feelings, subjective emotions of the poet himself, compactness of the feelings। जो इमोशंस हैं बड़े कॉम्पैक्ट होने चाहिए। इट मे हैव वेरिड लेंथ, हालांकि फिर भी वो भी क्या है कि बहुत लंबी फिर भी नहीं होती, वो लिरिक्स शॉर्ट ही होते हैं। लेकिन ड्रामेटिक लिरिक क्या है, बस उसमें समानता क्या है इसमें कि दोनों में एक प्रेजेंस है ऑडियंस की, इम्प्लाइड प्रेजेंस इज देयर इन बोथ kinds of poem of some audience who is not respondent, who is not responding, who merely listens to। तो इस तरीके से ड्रामेटिक लिरिक्स से वो डिफरेंट है।